हमने अभी थोड़े दिन पहले पश्चिम बंगाल में पंचायतों के चुनाव देखे थे, जहां नौबत यह आ गई थी कि लोगों को व्हाट्सएप से नॉमिनेशन फाइल करने की इजाजत मांगनी पड़ी थी। जो चुनाव लड़ रहे थे जान बचाने के लिए अगल बगल के राज्यों में जाके छुपे थे। मनीषा जी ने कहा कि इस पर एक बहस होनी चाहिए, इस पर एक लंबी चर्चा होनी चाहिए और चुनाव आयोग को इस दिशा में सोचना चाहिए, जैसे टीएन शेषन ने वहां रोका। बहस तो कर रहे हैं लगातार, पिछले 1.5-2 साल से लगातार इसको लेकर बहस चल रही है कि बंगाल में चुनाव हिंसक क्यों होता है, और हर बार ये कह के उस बहस को जनरलाइज कर दिया जाता है कि भाई यह तो कल्चर है बंगाल की चुनाव का। देखिए, 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो कि जो चुनाव जो 8 चरणों में हो रहा है, यह अपने आप में साबित करता है आज के पहले राउंड की हिंसा में कि ये वाकई बहुत जरूरी था। आप सोच सकते हैं कि झारग्राम, मिदनापुर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के मुझे लगता है कि 646 कंपनियां वहां पर लगी हुई हैं। एक एक बूथ पर 6 से 11, झारग्राम में तो 11, जहां पर जो नक्सल बेल्ट एरियाज हैं वहां पर एक बूथ पर 11 पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग लगे हुए हैं। इसके बाद जो है वो एक ऐसे भी फोर्स की कई डिवीजन है, 141-42 ऐसी कंपनियां हैं जो रैपिड एक्शन फोर्स की तरह काम करने हैं, जहां भी इमरजेंसी सिचुएशन। यदि ऐसी स्थितियों में भी यदि बंगाल में हिंसा होती है तो ये इलेक्शन कमीशन के उस निर्णय को वाकई ये मजबूती प्रदान कर रही है कि हमको इलेक्शन कमीशन का जो ये निर्णय था कि चुनाव को हम 8 चरणों में कराएं। पर यही सवाल तो उन्होंने उठाया मनीषा जी। मैं एक बस 8 में करा के भी अगर ये हाल है तो फिर फायदा नहीं, आप 12 में करा लेते, 10 में करा लेते, 16 में करा देते। ये जो बड़ा एक अद्भुत ये है कि यदि ये डकैती हो ही रही है तो हम पुलिस क्यों रखें? नहीं, ये तो डकैती हो रही है और आप ये कह रहे हैं कि हम 8 बार में करा के डकैती रोक सकते हैं। नहीं, तो 16 बार में करा के 100% रोक लीजिए ना, हम तो 8 बार में करा के 50% रोकने की। देखिए, जब 8 चरणों में चुनाव की बात की गई तब इस देश में कैसी प्रतिक्रिया थी, विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया की? उससे बदल गया। मैं कह रहा हूं कि हमको हमेशा अनुपातिक दृष्टि में देखना पड़ेगा। आप हमें कोई यदि व्यवस्था करते हैं तो वो फुल प्रूफ व्यवस्था हो जाए, 100% सक्सेसफुल हो जाए, ऐसा मानना थोड़ा मुझे लगता है कि जल्दीबाजी होगी। मतलब आप ये कह रहे हैं हिंसा होगी? आप देख रहे हैं, हिंसा हमारे कहने से नहीं, चूंकि वहां पर इस प्रकार का राजनीतिक संस्कृति को आपने खड़ा कर दिया है। पिछले हिंसा के अतिरिक्त बात ही नहीं होती है। कोई यदि चुनाव में बहुत जोर से प्रचार करने वाला होता है, मैं जानता हूं एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी का, जो वहां का एक युवा मोर्चा का विद्यार्थी था, उसके घर के आगे 11 राउंड गोलियां चला दी गई। उसके माता पिता घर के अंदर बैठे हुए थे। हाँ। आप सोच सकते हैं कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दूसरी पार्टी मनीषा जी आपकी बात पे जवाब दे रही है। ऐसी चीजें तो कभी बिहार में भी हमने नहीं देखी। छोटा सा इंटरवेंशन है, विनोद जी बोले, फिर मनीषा जी आपके पास आ रहा हूं और प्रभु जी भी आ गए। बोले। नहीं, मनीषा जी ने एक बात कही थी कि टीएन शेषन को याद किया था, मैं भी वही याद करूंगा कि याद करिए बिहार में कितनी हिंसा होती थी। बाकायदा दूरदर्शन ने तो पूरा प्रोग्राम ही बनाया था बूथ कैप्चरिंग को लेकर के, उसमें ईवीएम भी नहीं थी, उसमें बैलेट पेपर्स थे। हाँ। और टीएन शेषन ने 1995 का वो चुनाव वो याद कीजिए जिसमें लालू यादव बाद में बहुत थम्पी मेजॉरिटी जीते थे, लेकिन टीएन शेषन ने सारी गुंडागर्दी चुनावी और सारी राजनीतिक दादागिरी सबको लगाम लगा दी थी। तो चुनाव आयोग के अंदर ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और पिछले कई वर्षों से चुनाव आयोग के निर्णयों पर सवाल उठे हैं, क्योंकि कई बार लगा है कि चुनाव आयोग इतना ढीला ढाला क्यों हो गया। आखिर टीएन शेषन कोई कानून नहीं बदला था, टीएन शेषन ने उन्हीं प्रावधानों के तहत टीएन शेषन ने चुनाव आयोग की ताकत का एहसास कराया था। तब भी बंगाल में चुनाव हुए थे, बिहार में भी चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव भी हुए थे टीएन शेषन के समय। तो कम से कम वो उदाहरण तुम्हारे सामने है ना। तो ये ढीला ढाला कब से मानते हैं चुनाव आयोग? टीएन शेषन के बस 10 सेकंड हम कर लूंगा। टीएन शेषन के दरमियान भी बंगाल के अंदर चुनावी हिंसा हुए थे। कितने दौर के चुनाव? और दूसरी बात एक और, साइंटिफिक रिगिंग जो है वो कॉन्सेप्ट टीएन शेषन के समय ही था। बोलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जहां से सोमनाथ दा लड़ते थे, वहां पर चुनाव में वोटिंग जितने वोट नहीं थे उससे ज्यादा वोटिंग हुई थी। यह भी बंगाल का ही इतिहास है।